राजस्थान तोड़ेगा घमंड। राजस्थान घमंड तोड़ेगा और आधी सीटों पर बीजेपी की हार तय दिख रही है। ये चौंकाने वाली बात जरूर है। वो राजस्थान जहां 25 की 25 सीटें बीजेपी के पास हैं, लेकिन आज वहां कहानी बदलती दिख रही है। ऐसा क्यों है, हम इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं देश की जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक विश्लेषक मीनू जैन जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं प्रेम कुमार, प्रणाम इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राजस्थान में एक साथ कई घटना घट रही है, कई घटनाएं घट रही हैं। एक तरफ राजनीति में कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। कांग्रेस को हराया है विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने। एक ऐसा मुख्यमंत्री बनाया है जो पर्ची से नाम निकला था और पहली बार के एमएलए हैं। इसके अलावा बहुत सारी बातें, पेपर लीक से लेकर महिलाओं पर जुल्म तक जो मुद्दे थे, वो मुद्दे खत्म नहीं हुए हैं और गंभीर हुए हैं। बेरोजगार सड़क पर हैं, विरोध जता रहे हैं। और इसके अलावा वो जो हेल्थ से संबंधित घोषणाएं थी, 25 लाख का जो बीमा था, स्वास्थ्य बीमा, और उसको बढ़ाकर 50 लाख कर दिया गया था, उसका भी कोई पता नहीं लग रहा है। ये सारे मुद्दे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के भीतर जिस तरीके से नेतृत्व बदला है, परिवर्तन हुआ है, वसुंधरा राजे जी को जिस तरीके से चीट किया गया, धोखा दिया गया, मुख्यमंत्री से हटाया गया और इस्तेमाल भी किया गया, सारी चीजें एक साथ हुई, उनका समर्थन भी लिया गया और उसका असर जो है अब दिखने लगा है। और एक के बाद एक राजस्थान बीजेपी में जबरदस्त असंतोष नजर आ रहा है। आज ही की बात करें तो वही रविंद्र भट्ट नाम है संभवतः, जिन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़ करके चुनाव जीता था और आज बहुत बड़ी रैली कर रहे हैं। और इनकी रैली में जो भीड़ है, लगता ही नहीं है कि वो किसी इंडिपेंडेंट के यहाँ ये भीड़ हो सकती है। इस तरह से इतनी भीड़ है। तो ये भी एक है, वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना चाहते हैं। बीजेपी चाहती है कि हमारी तरफ से लड़िए। पहले तो टिकट नहीं दिया था एमएलए में, जब वो जीत गए निर्दलीय, तो अब उनको सांसद का टिकट बीजेपी देना चाहती है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम जनता से पूछेंगे। और बहुत विशाल भीड़ जो है उनकी सभा में है। दूसरी तरफ चूरू से कांग्रेस में आ चुके जो राहुल कस्बा बीजेपी के सांसद थे, वो आ चुके। और इसके अलावा बड़ी फेहरिस्त है लोगों की जो बीजेपी से कांग्रेस में आना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसके अलावा ये चुनाव राजस्थान में लोग जान रहे हैं कि न ये सचिन पायलट का चुनाव है, न ये अशोक गहलोत का चुनाव है। ये चुनाव डेमोक्रेसी बचाने का चुनाव है। ये चुनाव सत्ता के जो एकाधिकारवादी प्रवृत्ति है, जो सत्ता का फेल्यूर है, उसके खिलाफ जनतंत्र को बचाने का चुनाव है। तो इसलिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और उसके रंग भी दिखने लगे हैं। कुछ स्क्रीन पर हम चीजें लाते हैं जिससे पता चलेगा कि आमने सामने का जो उम्मीदवारी है, बहुत जल्दी में आपको दिखाते हैं। आप देखिए कि जहां मुकाबला तय हो गया है, ये मुकाबला आप देख रहे हैं, अर्जुन राम मेघवाल और गोविंद राम मेघवाल, ये दोनों चुनाव लड़ रहे हैं और सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इन दोनों, ये बड़े केंद्र में मंत्री रहे हैं और केंद्र में मंत्री रहे हैं, बीकानेर लोकसभा सीट से उम्मीदवार हैं और गोविंद राम मेघवाल उनको चैलेंज करेंगे। दोनों का प्रोफाइल सामने है आपके स्क्रीन पर, हम पढ़ने की जरूरत नहीं समझते, जस्ट बता रहे हैं मुकाबला आमने सामने हो गया है। धौलपुर करौली में इंदु देवी जाटव मैदान में है और भजन लाल जाटव मैदान में है। इसी तरीके से भजन लाल जाटव 2 बार एमएलए रह चुके हैं, पीडब्ल्यूडी मंत्री रह चुके हैं, बाई इलेक्शन में जीते थे बैर से, 2018 में भी जीते थे, लेकिन 23 में हार गए। इंदु देवी जाटव एकदम युवा हैं, 36 साल की हैं, ग्रेजुएट हैं, 2015 से 20 तक
चंदौली में पंचायत समिति की प्रधान रही हैं। इनको टिकट दिया गया है, बीजेपी ने नया चेहरा लाया है। झुंझुनू में शुभकरण चौधरी ब्रिजेंद्र ओला के बीच मुकाबला है और दोनों मजे हुए राजनीतिक खिलाड़ी हैं। उदयपुर वाटी से एमएलए रहे 2013 में और फिर 18 और 23 में भी बीजेपी ने बनाया था उम्मीदवार, जीते नहीं थे। लेकिन झुंझुनू में ब्रिजेंद्र ओला बड़े नेता हैं, शीशराम ओला के बेटे हैं, तो ये मुकाबला करेंगे और ये एक कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं हनुमानगढ़ में प्रियंका बैलाज, वो भी युवा हैं, उनका मुकाबला कुलदीप इंदौरा से होगा। इसी तरीके से भरतपुर में रामस्वरूप कोलू, संजना जाटव और जयपुर में मंजू शर्मा और प्रताप सिंह खचरियावास के बीच मुकाबला होगा। और ये मुकाबले पर हम बीच बीच में बात करते रहेंगे, लेकिन एक बात है कि जो सूची जारी की गई है, बीजेपी ने अपने आधे सांसदों के टिकट काट दिए हैं, आधे सांसदों के, और कांग्रेस ने भी युवाओं को उम्मीदवार बनाया है, युवाओं को यानी कम उम्र के लोगों को, नए नए उम्मीदवारों को मौका दिया है। तो इसलिए कांग्रेस एक नए तेवर में है। हाँ, एक बात जरूर है कि जयपुर में जो विवाद हुआ, उम्मीदवार दिए गए शर्मा जी को, तो उस विवाद से ये उम्मीदवार भी बदल दिया गया कांग्रेस की ओर से, अब नए उम्मीदवार हैं। और हम ये देख रहे हैं कि बड़ा कांटे का मुकाबला है। थोड़ी देर में हमारे साथ ओम सैनी जी भी जुड़ रहे हैं। मीनू जैन जी कैसे देखते हैं, कांग्रेस ने कोई ब्राह्मण उम्मीदवार नहीं दिया है, कहा जा रहा है कि ब्राह्मण को हमेशा कांग्रेस को वोट करते रहे हैं, तो उनको देना चाहिए ब्राह्मण उम्मीदवार। जी जी, देखिए सबसे पहले तो जो आपने कहा राजस्थान तोड़ेगा घमंड, और जो आप बता रहे हैं कि काफी कुछ वहाँ पे, हम स्वागत करते हैं ओम सैनी जी का, हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है प्रणाम इंडिया पर। और जी मीनू जी अपनी आप बात सैनी जी को ले लीजिए पहले। नहीं आप नहीं शुरुआत नहीं आपसे ही होनी चाहिए, राजस्थान से ही होनी चाहिए। जी। और दर्शकों में बहुत उत्साह है, जिज्ञासा है सैनी जी को सुनने के लिए भी। हमारे साथ 174 दर्शक फिलहाल जुड़े हुए हैं, जिसमें 98 यूट्यूब पर और ट्विटर पर 76। तो दर्शक की संख्या लगातार बढ़ती हुई। ओम सैनी जी, थोड़ा सा इस बात पर रोशनी डाली जाए कि बीजेपी ने आधे टिकट काट दिए सांसदों के, और कांग्रेस ने भी युवाओं को ज्यादा मौका दिया है, नए चेहरों को मौका दिया है, और बीजेपी में वसुंधरा फैक्टर आज भी जो है नुकसान करने के लिए बेताब है। और वो जो रविंद्र भट्ट नाम है, शायद आप मुझे करेक्ट करेंगे, जो आज रैली कर रहे हैं और बड़ी रैली कर रहे हैं, निर्दलीय उम्मीदवार एमएलए में जीते थे और लोकसभा में भी लड़ना चाहते हैं, बीजेपी टिकट देना चाहती है, और मैंने देखा विजुअल बहुत भारी भीड़ थी, हो सकेगा तो मैं दिखाऊंगा भी। जी सैनी जी। देखिए, कुल मिलाकर के जब से ये टिकटों का बंटवारा हुआ है, तब से एक बात तो है कि बिगनिंग से ही वसुंधरा जी को तो कॉर्नर करके रखने का सिलसिला बना हुआ है। वसुंधरा जी के जितने पसंद के लोग थे उनको भी परे रखने का सिलसिला बना हुआ है, और जिनको आगे बढ़ा करके और जिनके माध्यम से 25 का आंकड़ा वापस हासिल करना चाहते हैं राजस्थान से, वो कुछ बात बनती नहीं। 8 के करीब 8-10 के करीब ऐसी लोकसभा सीटें हैं जिनके अंदर कांग्रेस की बढ़त रही है, यानी कि 8 जो विधानसभा क्षेत्र है उनमें से ज्यादा हिस्से में कांग्रेस के आए हैं। ये तो वस्तु स्थिति है। उसके बाद में राजस्थान में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जितनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी हो चाहे विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी हो, उसमें जाति समीकरण जो ठीक से बिठा लेता है उसके साथ में कोई दिक्कत नहीं होती और वो बड़ी आसानी से चीजों को निकाल जाता है। इसके कुछ मास्टर लोग रहे हैं, वसुंधरा जी उनमें से एक रही है, अशोक गहलोत उसमें से एक रहे हैं। तो ये समन्वय बिठाने का, और यही वजह है कि समन्वय बिठाने की वजह से ही राजस्थान के अंदर जब कांग्रेस पराजित हुई तो भी ऐसी स्थिति में रही कि कुछ लोकसभा के सीटों का उसके साथ में बनता है कि 7, 8, 10 सीटें ऐसी हैं जिन पे कि कांग्रेस अपनी प्लस में रख रही है। लेकिन वसुंधरा जी की खामोशी इसमें ज्यादा लाभदायक बनती रही है। उसके अलावा हमारे यहाँ जाट जो
खेतीहर जातियों के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में देखे जाते हैं, और साथ साथ में राजपूत देखे जाते हैं, मीणे देखे जाते हैं, एसटी के अंदर या गुजर देखे जाते हैं। तो इनका जो एक अलग अलग चंक बना हुआ है, और जो इनके वोट बैंक मैनेजर से वाकिफ है तो उसको कोई दिक्कत नहीं होती। अगर वोट बैंक मैनेजर अभी भी बदले नहीं है, वही पुराने वोट बैंक मैनेजर हैं, और उनको खुश रखने का काम भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बेहतर तरीके से किया है विधानसभा के चुनावों में। लेकिन वो आगे बरकरार नहीं है, क्योंकि उसमें काफी लोग वंचित होने की स्थिति में आ गए हैं, और उसी का नतीजा है कि जो आप दिखाना चाहते हैं कि जहां भी नाराजगियों का सिलसिला है तो बड़े जोरों से दिख रहा है, और अगर पसंदगी का सिलसिला है तो उसका तो खैर अभी कोई सीन बना नहीं है वैसा। तो मुझे लगता है कि तो ये जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कांग्रेस के लिए, कांग्रेस ने इस बार 8 अभी तक 8 उम्मीदवार हैं जो जाट कम्युनिटी से संबंध रखते हैं, या तो आए हैं कांग्रेस के अंदर भारतीय जनता पार्टी से निकल करके, या फिर दिए हैं। और जो ब्राह्मण कम्युनिटी जो कुछ परिवार ऐसे हैं, 30-40 लाख ऐसे वोटर हैं जो ब्राह्मण होने के बावजूद कांग्रेस के साथ में हमेशा से लगे रहे हैं, उनको उनमें एक नाराजगी है कि उनको रिप्रेजेंटेशन उस तरीके से नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। जयपुर का किस्सा आपको पता होगा ही कि पहले सुनील शर्मा जी को दिया, उसके बाद में उनकी जगह प्रताप सिंह खाचरियावास को दे दी। तो प्रताप सिंह खाचरियावास कमजोर नहीं है, लेकिन वही समन्वय वाला सिलसिला है कि जो 8 कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें कैसे मैनेज होगा। ब्राह्मण तो हर जगह है, लेकिन ठाकुर हर जगह नहीं है उस तरीके से, मुसलमान हर जगह नहीं है उस तरीके से जो लाभ इस वक्त कांग्रेस पार्टी को या इंडिया गठबंधन को जो मिलने की संभावना है। तो इसलिए अभी हालत ऐसी है कि एक तो ये तो तय है कि वो जो 0 से 25 चल रहा था वो 12-15 के करीब पहुंच रहा है कांग्रेस का, इतनी इन हालात के अंदर भी, जबकि उनके पास में उस तरीके से प्रचार करने के लिए पैसे नहीं है, उनके खाते सीज हो गए हैं, उनके साथ में बहुत सारी फाइनेंशियल दिक्कतें हैं उनमें। तो वो उन बातों को देखते हुए मैं कह सकता हूं कि सर एक सवाल भारतीय आपसे जनता पार्टी पूछ लेता हूं जी इससे जी पहले कि मैं मीनू जी के पास आऊं, कि हनुमान बेनीवाल फैक्टर जो है वो इस बार कितना बदलाव लेकर के आ रहा है कांग्रेस के फेवर में? देखिए, हनुमान बेनीवाल फैक्टर नहीं, जाट फैक्टर जो है इस बार बिल्कुल बदल गया है। जाटों को जिस तरीके से रिप्रेजेंटेशन मिला है उससे मारवाड़ यानी कि जोधपुर और बीकानेर डिवीजन, मेरवाड़ा यानी कि डीडवाना और नागौर वाला ये सारा सिलसिला, इसमें नागौर वाले उसके मेरवाड़ा के अंदर, ये मारवाड़ नहीं है मेरवाड़ा है, मेरवाड़ा के अंदर हनुमान बेनीवाल बड़े प्रभावी हैं। तो 5-6 जिले जो हैं उसके बीच में एक लोकसभा की सीट बनती है जिसमें मिर्जा परिवार का दबदबा रहा था, लेकिन उसको तोड़ा है हनुमान बेनीवाल ने, और वो टूटने की स्थिति है। जिस तरीके से ज्योति मिर्धा को बीजेपी ने अपना वो प्रत्याशी बनाया है, उनका वो दबदबा नहीं है जो नाथुराम मिर्धा के जमाने में या सामन्यास मिर्धा के जमाने में हुआ करता था। मुझे तो लगता है सैनी साहब के जो हैं बीजेपी के उम्मीदवार, पहले कांग्रेस में थी ज्योति मिर्धा जी, वो हारने को अभिशप्त हैं, उन्होंने पाला बदल लिया तो और हार वाला सिचुएशन पैदा हो गया। कांग्रेस में थी तब हार रही थी और बीजेपी में आई तब हारने की स्थिति है। नहीं, अब सिलसिला ये है कि कॉर्पोरेट के खिलाफ को भी मैं कंपेयर करता हूँ हरियाणा वाले, अगर उनमें इतना दम होता तो कांग्रेस से जीत लेते, कांग्रेस में हार गए, अब बीजेपी से ताल ठोकरे की जीत लेंगी जनता, तो बीजेपी में भी हराएगी उनको और इधर ज्योति मिर्धा को भी हराएगी। जी बिल्कुल ऐसी देखिए, और साथ साथ में एक जो कॉर्पोरेट को लेकर के एक जो इत्तेफाके का सिलसिला पूरे मुल्क में डेवलप हो रहा है, अडानी अंबानी की जो फैमिली वाला सिलसिला है वही हर जगह थोड़ा सा तो कॉर्पोरेट की नजर आती हैं ज्योति मिर्धा। इनका एक बहुत बड़ा हाउस है जो अपने आप में काफी लंबा चौड़ा इनका व्यापार है, तो वो उस तरीके से प्रभावी नहीं हो सकता जैसे हनुमान बेनीवाल या उनका जो प्रत्याशी यहाँ पर होगा। शायद आज फैसला हुआ है, शायद हनुमान बेनीवाल लड़ रहे हैं या उनकी पत्नी लड़ रही है, मुझे ठीक से पता नहीं, लेकिन दोनों में से एक लोग नागौर सीट से लड़ रहे हैं। हनुमान बेनीवाल ही लड़ रहे हैं मुझे जहां तक हाँ, तो उन्होंने घोषणा भी कर दी है। जी एक मीटिंग हुई थी, पार्टी की ओर से जो नाम आए हैं उसमें हनुमान बेनीवाल जी की घोषणा हो गई है, तो ये अपडेट है। तो इसका मतलब है कि वो सीट बड़ी इंटैक्ट है, और ये समझ रहे थे कि जो महिपा वो जो
दूसरी जो जो वहां से जोधपुर के पास से मदेरना साहब की जो डॉटर है, ग्रैंड डॉटर, वो जो अपनी नाराजगी बता रही थी, उन्होंने भी अपना स्वर बदल लिया, वो समन्वय पार्टी के हिसाब से कर लिया है उन्होंने। तो ये इन दोनों के बीच में जो टकराव था वो समाप्त हो गया। तो जाटों को टिकट तो दिए हैं ज्यादा, लेकिन ये आशा पक्की है कि आपकी ये सारा का सारा वोट बीजेपी में बदल देगा कांग्रेस पार्टी को। ओम सैनी जी, आपको सुनने के लिए अब तक 400 दर्शक आ चुके हैं हमारे स्क्रीन पर, लाइव हैं, 117 ट्विटर पर और 283 यूट्यूब पर। एक प्रश्न नजीर मलिक जी लिख रहे हैं, उसको मैं बार बार रखना चाह रहा था कि बीजेपी कैसे हारेगी आधी सीट? बीएसपी तो कांग्रेस को हराने पर तुली हुई है, उसके कई उम्मीदवार कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं। बीएसपी कितना बड़ा फैक्टर है? बीएसपी देखिए 2014 में भी था, 2019 में भी था, और वो 24 में भी है, और 23 में विधानसभा में भी था, लेकिन उसका हर बार उसका वोट परसेंटेज कम हुआ है। और वोट परसेंटेज सीमित वहां तक सीमित होकर के रह गया जो धौलपुर और भरतपुर का जो इलाका है, वहां से आगे बीएसपी नहीं है। वहां से आगे बीएसपी बस थोड़े से, कहीं पर 500, कहीं 1000, इस तरह से वो एक नेशनल सीन बनाती है, बाकी उसका दबदबा उस तरीके का नहीं रहा। अब तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो ट्राइबल एरिया के अंदर जो कांग्रेस ने अपना एक कंप्रोमाइज किया है और जिस तरीके से वहाँ संबंध बनाए हैं, वो जो ट्राइबल पार्टी है उसको उससे संबंध में बना रहे हैं, तो उसका लाभ बहुत ज्यादा मिलेगा। उदयपुर की 2 सीटें बड़ी साफ हो जाती है उसके साथ में, वो जो वरना तो वो संकट की सीटें थी। बाकी बीएसपी कोई फैक्टर उस तरीके से राजस्थान में अब नहीं है। विधानसभा तक में तो था, लेकिन लोकसभा के सीटों में इनका कोई ज्यादा असर नहीं है। आवाज अनम्यूट कीजिए। क्षमा कीजिए। बीजेपी का सुपरा साफ, राजस्थान में बस 7 सीट्स आ रही है, इंद्रपाल सिंह जी लिख रहे हैं। इसी तरीके से रामपाल जी लिख रहे हैं, रविंद्र सिंह भाटी, हम नाम बोलने में जो नाम भूल रहे थे, हाँ वो ये है, उन्होंने करेक्ट किया, रविंद्र सिंह भाटी हैं जो जी जी। और चौधरी दिनेश कुमार गुलिया जी लिख रहे हैं, प्रेम जी, मीनू जी नमस्कार, आपको भी नमस्कार। इंडिया गठबंधन को वोट देना है, ये जयपाल जी लिख रहे हैं। केवल जोशी जी का कहना है कि प्रेम कुमार जी, मीनू जी नमस्कार, जय माँ बावेवाल। मैं थोड़ा पढ़ने में चूक जाता हूँ, रोमन लिखा रहता है, क्षमा कीजिएगा। जम्मू से लिख रहे हैं, लोकतंत्र बचाओ मोदी भगाओ, जयपाल जी लिख रहे हैं। इसी तरीके से मुझे जनता पर विश्वास है, पर ईवीएम सेटिंग से डर है, क्या होगा माता रानी जाने। ये केवल जोशी जी कह रहे हैं। आईएस पटेल जी लिख रहे हैं कि राजस्थान का चुनावी इतिहास परिवर्तन कर रहा है, लगातार कोई लोग पार्टी को लोग पसंद नहीं करते। हुसैन जफर लिख रहे हैं, सर डू यू रियली बिलीव दैट बीजेपी कैन बी डिफीटेड इन दिस इलेक्शन? अब मैं बिलीव करने वाला कौन होता हूँ हुसैन जफर साहब, ये तो जनता बताएगी। हम तो दिखा रहे हैं जो जो दिख रहा है, और पूरा कैलकुलेशन आप कीजिए। इस बीच जैसन फ्रांसिस जी लिख रहे हैं, गुड इवनिंग प्रेम कुमार जी एंड मीनू जी, आपको भी गुड इवनिंग। और इसी तरीके से हनुमान खोट जी लिख रहे हैं, 20 सीट कांग्रेस जीत पक्की। बहुत विश्वास के साथ राजस्थान के बारे में आकलन करते हुए हमारे दर्शक फ्रांसिस जी, वेलकम। सैनी जी आपका स्वागत कर रहे हैं, सैनी जी, जैसन फ्रांसिस जी। और हमारे सुरेंद्र दुबे सर बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं आने के लिए, लाइट चली जा रही है, ऐसे पोजीशन में है, मैं उनको लाना चाहता हूं। देखिए अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं वो, जैसे ही उनका कुछ ठीक होता है तो मैं सुरेंद्र दुबे सर को लेकर आऊंगा। जैसन फ्रांसिस जी दुबे जी को भी नमस्कार कह रहे हैं, मैं कन्वे कर दूंगा। और सागर चौधरी जी, रविंद्र भाटी नाम है सर उनका, बिल्कुल धन्यवाद आपका। सागर चौधरी जी कह रहे हैं, और प्रेम कुमार जी आज और सीकर की इंडिया गठबंधन की रैली दिखा देना आप। हाँ, आज इंडिया गठबंधन की जबरदस्त रैली हुई है, डोटासरा जी झूम झूम के नाच नाच करके दिखा रहे हैं। वो बात है। और कल से सचिन पायलट कैंपेन शुरू करने जा रहे हैं, उसको लेकर के भी बहुत बड़ा उत्साह है वहां के लोगों में। योगेंद्र सिंह कह रहे हैं, सर ये मोदी लास्ट में कौन सी तीर चलाएगा किसी को नहीं मालूम, मतलब इनको मोदी मैजिक पर भरोसा है, मोदी है तो मुमकिन है पर भरोसा है। अरे जनता है तो मुमकिन है, जनता पर भरोसा रखिए। देखिए कोई भी तानाशाह भी हो, बड़ा से बड़ा हो, अधिक समय तक नहीं रह पाता है शासन में,
इस बात पर भरोसा रखिए, इतिहास पर भरोसा रखिए, अपनी ताकत पर भरोसा रखिए, तब जाकर के आपको विश्वास होगा। जैसन फ्रांसिस करें, थैंक यू प्रेम जी फॉर एडिंग सैनी जी इन द पैनल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सैनी जी को हम चाह रहे थे बहुत दिनों से, नंबर मुझे देर से मिला, मिलते हम हमेशा थे लेकिन नंबर नहीं था, आज मैंने इंतजाम किया था। और रेडियंट, कमल रेडियंट लिख रहे हैं, आपका विश्लेषण बहुत अच्छा लगता है। हम हमारे पैनल का आपको बहुत धन्यवाद। इस बीच दर्शकों की संख्या भी मैं बताता चलूं, 604, 144 ट्विटर पर और 459 यूट्यूब पर। लक्ष्मी नारायण जी कह रहे हैं, दिस 2024 इलेक्शन इज फॉट बिटवीन बीजेपी एंड वर्सेस पीपल ऑफ इंडिया एंड इन द सर्कमस्टांसेस इंडिया अलायंस हैज एन एज। ये बहुत महीन बात आप कह रहे हैं कि चूंकि जनता के साथ मुकाबला है इसलिए एज इंडिया अलायंस के पास है, ये लक्ष्मी जी कह रहे हैं। चौधरी दिनेश कुमार गुलिया जी भी कह रहे हैं, राजस्थान की जनता को 1000 का गैस सिलेंडर, 450 का सिलेंडर, 5 लाख का तथा कथित मेडिक्लेम, 25 लाख का मेडिक्लेम चाहिए। विधानसभा में क्या किया सब जानता है। ये पूरे वो मुद्दे को याद दिला रहे हैं जो बीजेपी वादा कर रही थी। और बहुत प्रतिक्रिया की फेहरिस्त बहुत लंबी है और मैं तब तक स्क्रीन पर दिखाता रहूंगा। और मैं मीनू जी आपके पास आना चाहता हूं क्योंकि आपके साथ मैं बहुत ज्यादा अन्याय नहीं कर सकता, थोड़ा बहुत तो है। मैं तो पहले ही कह रहा था कि मीनू जी तो बुलवाइए पहले। नहीं, अन्याय की बात नहीं थी कि आप राजस्थान से बेटर है, सबसे पहले ग्राउंड रिपोर्ट मिले वैसे मीनू जी आपके हक में बात यह है कि अब 643 लोग जुड़ चुके हैं, अब आप ज्यादा लोगों को संबोधित करने वाले हैं। ओम सेठी जी ने स्पेस तैयार कर दिया मेरे लिए। जी जी। तो मीनू जी, ये जो है, जो टासरा की आज बड़ी रैली हुई है, रविंद्र भाटी की रैली हुई है, जो कि बीजेपी से हट करके अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं, वो अलग चुनाव लड़ना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट। तो समझिए बीजेपी को एक निर्दलीय भी चुनौती दे रहा है। बीजेपी का व्यक्ति था, इंडिपेंडेंट विधानसभा चुनाव जीता, अब लोकसभा में चुनौती दे रहा है। और इसके अलावा सचिन पायलट कल से शुरू कर रहे हैं। ये जो फिजा बन रही है इस पर थोड़ी रोशनी डालिए। और हमारे दर्शक भी बता रहे हैं कि इस बार तो जबरदस्त तरीके से राजस्थान में कांग्रेस की लहर चल रही है। जी देखिए, अभी ओम सैनी जी ने काफी डिटेल में बताया क्योंकि वो ग्राउंड पे हैं, राजस्थान के अंदर है, तो उनकी बात को मिलाइए। और जो दर्शक आपके कुछ इसमें यहाँ राजस्थान से हैं, कई दर्शक, वो लोग भी जिस तरह की बात कर रहे हैं, तो उससे लगता है कि महज 3-4 महीने के अंदर ही फिजा बदल गई है। या ये कहिए कि लोगों का भ्रम टूट गया है। आप जिस वक्त राजस्थान में इतनी करारी हार हुई बीजेपी कांग्रेस की, तो उम्मीद नहीं थी, क्योंकि राजस्थान में जो गवर्नेंस का मॉडल अशोक गहलोत ने दिया था, जिसकी की जिक्र भी आपके एक दर्शक ने किया अभी कि सिलेंडर के बारे में, शिक्षा, ये स्वास्थ्य के आयुष्मान जो चिरंजीवी योजना थी उसका था, एजुकेशन के लिए था, और महिलाओं के महंगाई राहत शिविर थे, बहुत सारी छोटी छोटी योजनाएं थी, ओपीएस का था उन्होंने। तो वो सारा कुछ यहाँ अभी बंद हो गया है। सुना जा रहा है कि धीरे धीरे उनको फेज आउट किया जा रहा है सारी योजनाओं को। तो हो सकता है कि जो लाभ जनता ले रही थी अभी तक अशोक गहलोत सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का, उनका अचानक से पैरों के नीचे से खिसका लेना, खींच लेने ना, पुल द रग कि नीचे से दरी खींच ली, चादर खींच ली पैरों के नीचे से, तो प्रोबेबली जनता ने उसको अच्छा नहीं माना है। उन्होंने समझा है कि ये धोखा हुआ है, मतलब हम लोगों ने गलत निर्णय ले लिया है। तो जबकि होना ये चाहिए, लोग ये कहते हैं कि भाई केंद्र में लोग चाहते हैं मोदी रहे और स्टेट में रीजनल पार्टी रहे, लेकिन यहाँ जैसा आप देख रहे हैं वो तो उल्टा नजर आ रहा है। मतलब अभी तो जनता ने कांग्रेस को धक्का दिया है और फिर वापस चाह रहे हैं कांग्रेस को। उसमें ये नहीं मैं कह रही हूँ कि कांग्रेस को सारी सीटें जा रही हैं, लेकिन जो सिनेरियो अभी होके चुका है उसमें अचानक से ये जो डेवलपमेंट है, देखिए ये ग्राउंड डेवलपमेंट है। ओम सैनी जी बहुत बेटर समझते होंगे कि ये चीज जब भी एग्जिस्ट कर रही थी या नहीं, लेकिन हम जैसे आउटसाइडर्स के लिए ये एक नई चीज है कि आप राजस्थान में पॉजिटिव खबर दे रहे हैं कांग्रेस के लिए। तो मुझे ये लगता है कि फिर वही बात आ जाती है कि जनता फिर क्या बुनियादी मुद्दों पे आ रही है। और अगर राजस्थान की जनता, जिसने अभी बीजेपी को बहुमत से जिताया है, वो अगर वापस सोच रही है अपने बुनियादी मुद्दों को एड्रेस करने की,
जो भी चीजें उनको जो स्वास्थ्य में मिल रहा था, ओपीएस पे मिल रहा था, और महंगाई राहत शिविर वगैरह और बहुत सारी चीजें थी, पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन और बहुत कुछ मिल रहा था। तो उनका अचानक से अगर उनमें कटौती आती है तो उनका मोहभंग होना स्वाभाविक है, और ये दिखाता भी है। इससे और राज्यों की जनता को भी सीख लेनी चाहिए, जो दर्शक देख रहे हैं उनको भी समझना चाहिए कि राजस्थान की जनता जो है वापस से बुनियादी मुद्दों पे आ रही है। कितना आएगी ये तो अभी रिजल्ट बताएगा, लेकिन जो अभी अपेरेंटली देखने में लग रहा है कि वास्तव में जनता ने अपने बुनियादी मुद्दों पे ध्यान देना शुरू किया है। जी प्रेम जी। जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुरेंद्र दुबे सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है सुरेंद्र दुबे सर, और हम लोग बहुत इंतजार कर रहे थे, और आप जब जुड़ रहे हैं तो दर्शकों की संख्या देखिए 800 पार, अब की बार 800 पार। तो सुरेंद्र दुबे सर, आप म्यूट हैं, आवाज आपकी नहीं आ रही है किसी वजह से। हाँ, वो हटा दीजिए, कान वाला लोचा, वो बहुत डिस्टर्ब करता है। जी जी हाँ भाई, बिल्कुल हाँ। टनाटन आवाज। सर, राजस्थान में बाजी पलट गई है, अभी से जनता कांग्रेस के पक्ष में उमड़ती दिख रही है, समीकरण इसके पक्ष में दिख रहे हैं, बीजेपी में भगदड़ है और जबरदस्त उत्साह है इस खेमे में। ऐसा लग रहा है कि राजस्थान सबसे बड़ी डिफीट बीजेपी को देने जा रहा है। देखिए, राजस्थान ये शो कर रहा है, या उसने कहिए कि लीड ले ली है, या दौड़ में सबसे आगे ब्रिटेन लेके दौड़ गया है। लेकिन मुझे लगता है कि पूरे देश में यही दृश्य है। कुछ लोग अभी थोड़ा छिपे बैठे हैं, कुछ लोग एकदम खुल के आ गए हैं। एक्चुअली चुनाव सरकार बनाम जनता हो गया है। तो वो जो कहानी हर बार चलती थी कि विपक्षी गठबंधन लड़ेगा, विपक्षी गठबंधन बहुत कमजोर हो गया है, अब कोई बंधन नहीं है। वो मैंने दिन आपको गाना एक सुनाया था क्लासिकल, तो उसमें एक ही लाइन पूरी रात गाई जाती थी, बाजू बंद खुल खुल जाए। तब ये जो बाजू बंद था वो खुल गया है। अब पूरे देश में उसी स्वर में बाजू बंद खुल खुल जाए के का क्लासिकल संगीत हो रहा है। अब मुझे ऐसा लगता है, आपने हेडिंग तो मैं आजकल जो आपके हेडिंग देखता तो मुझे बड़ी ईर्ष्या होती है, क्योंकि इतने सटीक हेडिंग बहुत कम लोग लगा लेते हैं, और हम हेडिंग के एक्सपर्ट अपने जमाने समझे जाते थे। सर, आपको रोकना चाहता हूँ। हमें लगा कि सर इस माहौल को सुरेंद्र दुबे सर को जरूर महसूस कराएं हम, थोड़ा राजस्थान चल के। और सुरेंद्र दुबे सर फिर से आ गए हैं, आंख मिचौली है जो लाइट इनके साथ खेल रही है। लेकिन सर 1097 लोग आपको अब देख रहे हैं। अब बताइए, जो तस्वीर हमने दिखाई जो झूम रहे हैं, तो इस पर आप थोड़ी प्रतिक्रिया दीजिए, फिर मैं आऊंगा सैनी जी के पास। जी हाँ, देखिए, अब हमको ये गलत फहमी तो नहीं हो सकती कि हमारे आने से लोग बढ़ गए। वो एक पुराना शेर बहुत सुनाते थे, संजोग मान लीजिए, देखिए 1168। अब मैं क्या कहूँ, आप बोलना शुरू करते हैं दर्शक बढ़ जाते हैं। 973 यूट्यूब पे और 195 ट्विटर पे। जी वो एक मोहब्बत का शेर सुनाते थे कि कोई नायिका रूठी रहती थी और उनका जब प्रेमी आ जाते था तो प्रसन्न हो जाती थी। तो उस पर एक शेर कहा जाता था, ये हम लोग स्कूल के डेज में है शायद किसी शायर का ही, उनके आ जाने से बढ़ जाती है मुंह की शोभा, वो समझते हैं कि मरीज का हाल उत्तम है।
तो उस ढंग का कुछ दृश्य चल रहा है। ये मुझे अच्छा लग रहा है प्रेम जी कि आप कह रहे हैं आपके अगर ऐसा है तब तो भाई मेरी मार्केट वैल्यू बहुत बड़ी होनी चाहिए इस समय, बढ़ ही गई है। और फिर आपको इस ब्रांडिंग की हमें कीमत भी देनी चाहिए। फिल्म स्टार से लोग कहते हैं डायरेक्टर बड़ी बारीक बात कह दी दुबे जी ने। बड़ा वर्किंग जर्नलिस्ट का सवाल आ गया। अंशुली का भी भाई ब्रांडिंग की कीमत भी देनी चाहिए। लेकिन बहुत ये देखिए अभी मैं कहीं ऊपर रख रहा हूँ, दर्शकों की प्रतिक्रिया डिस्टर्ब कर रही थी, तो मैं ये डिस्टर्बेंस हाँ। मीनू जी के पास और मैं फिर अपने पास लेता हूँ जी। तो मैं एक मिनट में बात कंप्लीट कर दूं। तो मैं रास्ते में था, तो मैं कहीं दावत पर गया हुआ था होली की, तो मैंने उनको तय कर दिया था कि मैं ठीक 9 बजे निकल लूंगा, घर के पास का 9-10 तक आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि रसगुल्ला खाते थे, हम कहा नहीं, वो रसगुल्ले जो प्रणाम इंडिया में बट रहे हैं उनको खाने की जल्दी है, इसलिए मैं वहां भागूंगा। तो खैर उन्होंने बेचारा रसगुल्ले पैक करके दे दे कि नहीं नहीं आप खाइएगा आराम से, और बहुत अच्छा लगा। और मैं कह रहा हूँ लगातार कि ये जो आपको बता रहे कि संख्या बढ़ती जा रही है, ये संख्या पूरे देश में बढ़ेगी, क्योंकि मेरा स्पष्ट मानना है कि चुनाव सत्ता दल वर्सेस जनता हो गया है, और जब ऐसा हो जाता है तो फिर उस जनता को कोई रोक नहीं पाता। ये हमने इमरजेंसी के दौरान देखा है, और बिल्कुल वही दृश्य है। उस समय इमरजेंसी घोषित थी, जिसे स्वयं प्रधानमंत्री ने 17 में 19 महीने बाद हटा दिया था चुनाव से। यहाँ यह है कि इमरजेंसी घोषित नहीं है और स्वयं प्रधानमंत्री उसको हटाएंगे भी, चूंकि उन्होंने घोषित ही नहीं की। लेकिन पब्लिक को वही है, उस समय भी ये था कि रातों रात चुनाव हो गए, घोषित हो गए, न कोई पार्टी थी, न फंड था, न प्रत्याशी थे। हमने आपको बताया कि मेरे पास भी एक ऑफर था कि आप लड़ जाइए। हमने कहा यार अच्छी खासी नौकरी कर रहे हैं संपादक की, बिला वजह हमको परेशान करने की कोशिश मत करो। लेकिन ये क्या है, इस तरह के मौके राष्ट्र में कभी कदार 10-20 साल 50 साल में आते हैं, हर समय नहीं आते। तो आप समझ लीजिए 75 में आया तो कितने साल हो गए, हम लोग 24 पर है। वही एक मौका फिर आ गया, और ऐसे मौके पर जनता की जो हवा है, उसका जो अंडर करंट है, वो सबको महसूस होने लगता है, और जनता कुछ कहती नहीं है। वो कहते हैं ना कि मौन की भी एक भाषा होती है और नयन की भी एक परिभाषा होती है। तो जब आप वहां जाएंगे, उनकी आंखों में झांकेंगे, तो वहां दिखाई पड़ेगा यस वी आर रेडी टू चेंज द गवर्नमेंट। जी मैं सैनी जी के पास आता हूं, एक दर्शक की प्रतिक्रिया लेते हुए, सामने रखते हुए आपसे सवाल लेता हूं। ये दर्शक हमारे लिख रहे हैं, पप्पू बेलिम जी, कि जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, पाली, चूरू, सीकर, हनुमानगढ़ लोकसभा इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत होता दिखाई दे रहा है। यानी 5, 6, 7, 8 का तो उन्होंने नाम बताया है। क्या कहेंगे आप जी? इनका आकलन बड़ा बेहतरीन है, इसमें कोई शक नहीं। इन्होंने ठीक से समझ लिया कि किस तरीके से मतदान होगा। और मैं आपसे कह रहा था कि जो विधानसभा का जो डिस्ट्रीब्यूशन था लोकसभा की, उसको लेकर के एक लोकसभा में करीब 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, उसमें 9 से ज्यादा ऐसी जगह लोकसभा की क्षेत्र रहे हैं जिसके अंदर कांग्रेस का विजयी होना दर्शाता है। तो वो उन्होंने भी देखा। और ये जो बोल रहे हैं, इसमें जिसपे शक था, नागौर पे लग रहा था कि अगर कोई कमजोर उम्मीदवार अगर रहा तो शायद निकल लेगा, लेकिन हनुमान बेनीवाल जब मैदान में है तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे सीकर, शायद इन्होंने लिखा है नहीं लिखा, लेकिन सीकर एक बड़ी मजबूत सीट है जिसपे कॉमरेड अमराराम सीपीएम के वो लड़ रहे हैं। और वहां पर जो डांस हो रहा था उसके अंदर पीसीसी के जो चीफ हैं डोटासरा, वो नृत्य कर रहे थे, और साथ साथ में जो प्रत्याशी है अमराराम वो नृत्य कर रहे थे, और बाकी लोग शायद ऐसे पदाधिकारी हैं गहलोत भी नजर आ रहे थे, वो फिर खड़े होंगे।
वो हंस रहे थे। खड़े होंगे लेकिन नृत्य करना उनके बस की बात नहीं है। नृत्य करने के लिए खेतों में फावड़ा चलाना आना चाहिए, तब जाके नृत्य होता है, वरना नृत्य होता नहीं। तो ये इंडिया अमरा गठबंधन राम की ने रैली थी, कॉमरेड अमरा हाँ राम के लिए हाँ भी वहां मौजूद थे। जी 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 जी, ये कॉमरेड अमरा राम जब मैं एसएफआई का प्रेसिडेंट हुआ करता था तो मेरे एग्जीक्यूटिव मेंबर होते थे उस जमाने में। अच्छा कल्याण कॉलेज में पढ़ते थे तो मेरे बड़े अजीज है, मैं पहले से जानता हूँ। लेकिन ये पता नहीं था कि सीपीएम को सीट दे देंगे। ये चर्चा में जरूर हमने इस्टेब्लिश किया हुआ था कि अगर ये सीट सीपीएम को मिलती है, और जैसा इस वक्त माहौल बना हुआ है कम्युनिटी की यूनिटी का, क्योंकि डिवीजन जो होता था कम्युनिटी का वो कांग्रेस में, सीपीएम में और बीजेपी में 3 जगह हो जाता था। वो टूट करके सिर्फ अब एक भारतीय जनता पार्टी रह गई, बाकी सब जगह इसी तरीके से है। तो सीकर की सीट बड़ी स्ट्रांग है, कोई उसमें कहीं कोई कमी रहने की संभावना नहीं है। इसी तरीके से चूरू में बड़ी कोशिश की है, राजेंद्र राठौड़ साहब गए थे, उन्होंने कहा कि देखिए हमारे कैसे घरेलू ताल्लुक थे, तक भाषण दिए उन्होंने, और उन्होंने मोहने की चेष्टा की है। और सचमुच में एक वक्त में समन्वय बना था, कल्याण सिंह कालवी जब जीवित थे तो जाट और राजपूतों का समन्वय बना था, लेकिन वो धीरे धीरे राजनीति ने उसमें विलगाव पैदा कर दिया, तो वापस वैसी की वैसी तनातनी का सिलसिला है। अब तो पार्टियों के रूप में जरूर नजर आता है कि कांग्रेस में कौन है और बीजेपी में कौन है। तो ये इस तरह का बंटवारा आप देख ही रहे हैं कि ये जो 2 लोग आपने लगाए हैं, एक तो सचिन पायलट है, दूसरा अशोक गहलोत, इन दोनों में बड़ी ताकत है। अगर सचिन पायलट ये जो पूरा गुजर बेल्ट है इसके अंदर अगर निकल गए, और साथ में किसी मीणा लीडर को जो कि इनके पास में उपलब्ध है, प्रसादी लाल मीणा ही ले लीजिए, मुरारीलाल मीणा ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए, निकल गए, तो उसके बाद में जो 4-5 सीटें हैं, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, अलवर, ये सारी प्रभावित होंगी बता। तो ये लग रहा है, और इनमें अभी उस तरह के जो टेंशन थे जो कम्युनिटी में पैदा हो गए, तो उसकी वजह से आप कुछ भी कह नहीं सकते थे। अब बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है कि ये एकजुट है, इंडिया गठबंधन को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। जी जी, मैं इसी बात को बढ़ाते हुए मीनू जी के पास आता हूँ। मीनू जी, लगातार दर्शक प्रतिक्रिया दे रहे हैं और आपकी भारत जोड़ो यात्रा में शरीक होने की बात भी याद कर रहे हैं। इस बीच हरिशंकर जोशी जी सुरेंद्र दुबे सर पर कमेंट भी कर रहे हैं कि पार्टी खा के आए और बिजली गुल करा दिए अवध में पूरा, ये भी उनकी टिप्पणी है। और मीनू जी, उन्हीं दर्शकों की से जो भाव निकल रहा है, कई और सीटों के नाम दर्शक बता रहे हैं, धौलपुर में, सवाई माधोपुर में, इन सब जगहों पर बता रहे हैं कि कांग्रेस की जीत जो है पक्की है। और कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि राजा बौखलाया हुआ है, लास्ट तक कुर्सी छोड़ने वाला नहीं है, जनता इंडिया गठबंधन को जिता तो देगी लेकिन राजा कुर्सी को बहुत मजबूती से पकड़ रखा है। क्या कहेंगे आप? जी देखिए, राजा पकड़ा रहे कुर्सी को, लेकिन जनता की ताकत अंतिम अंत समय में जनता की ताकत होती है। वो एक है ना, दुष्यंत कुमार का ही है शायद वो शेर कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो उसके सामने कोई भी कोई महाबली हो चाहे कोई बाहुबली हो, जनता के जब जन्म आदेश आएगा, जनादेश, तो उस वक्त तो हर एक राजा को खाली करनी पड़ेगी। और अब देखिए आज के जमाना जो ऐसा है, जो जिन भी दर्शक का ये सवाल है उन्होंने सवाल बड़ा अच्छा किया है, उनको मैं कहना चाहती हूँ, देखिए आज जो है कोई भी देश आइसोलेशन में नहीं रह रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई एक देश अपने आप में, वो दुष्यंत कुमार का नहीं, रामधारी सिंह दिनकर का है। अगर हम सुन जाते तो दर्शक बोलते कि देखिए दिनकर जी आपके पड़ोसी हैं बेगूसराय में, और उसके बाद भी आप सुन लेते हैं, तो दर्शक हमें माफ नहीं करते, इसलिए मैंने टोक दिया। जी जी, मैं श्योर नहीं थी, इसीलिए मैंने कहा कि मुझे शायद मैं ठीक हूं, तो मैं, क्योंकि मैं श्योर नहीं थी किसका है ये। जी, तो वो चीज मतलब वो तो कालजयी वाक्य है, मतलब वो ऐसा वाक्य लिख गए। देखिए आज भी उसको कोट कर रहे हैं, उस कविता की उस पंक्ति को। तो उसमें देखिए आज के जमाने में कोई भी देश हो, उसमें भारत हो या रूस हो, चाहे दक्षिण कोरिया हो या उत्तर कोरिया, ब्राजील, कोई भी एक टापू नहीं है कि वहां जो अंदर चल रहा है उसके बारे में किसी को पता नहीं है। आज हर देश इंटरनेशनल कम्युनिटी से जुड़ा है और इंटरनेशनल कम्युनिटी से उनके हित जुड़े हुए हैं, उसमें व्यापारिक हो, आर्थिक हो, हर तरह के व्यावसायिक हित जुड़े हुए हैं।
तो अगर इस तरीके, देखिए ऐसा होगा नहीं, हमेशा से इस देश में सत्ता का हस्तांतरण बहुत शांतिपूर्वक होता आया है। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी और सन 77 में फिर चुनाव भी करवाए थे, वहां लोकतंत्र की उन्होंने फिर रेस्टोर किया लोकतंत्र को। और जब वो हारी, बहुत बुरी तरह हारी, चाहती तो फिर दोबारा से इमरजेंसी लगा देती, लेकिन क्योंकि तानाशाही रवैया या लोकतंत्र का या जनमत का अपमान करना इस देश की तासीर नहीं है, तो इंदिरा गांधी शांतिपूर्वक साइड में हो गई और उन्होंने जो सामने जो गठबंधन आया था, जनता पार्टी जिसको कहते थे, उन्होंने चुपचाप उनको अपनी सत्ता हस्तांतरित कर दी थी। तो अगर ऐसा होता है 2024 में भी, तो हम मानते हैं ऐसा कि जो मोदी जी हैं और जो भारतीय जनता पार्टी है वो आज तक भी लोकतांत्रिक तरीकों से चुनी जाकर यहाँ तक पहुंची है। और अगर 2024 में उनको जनमत नहीं मिलता है तो मेरे ख्याल से वो भी जनमत का सम्मान करते हुए चुपचाप सत्ता हस्तांतरित कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जी मैं मीनू जी, कुछ दर्शक लगातार सवाल कर रहे हैं, उनको थोड़ा जवाब देता हूं, उसके बाद सैनी जी के पास आता हूं, क्योंकि कई दर्शक कह रहे हैं कि आप लोग तो राजस्थान में विधानसभा चुनाव में भी कह रहे थे कि जीत रहे हैं, कई दर्शक कह रहे हैं कि पूरे देश में जो 37% वोट कांग्रेस को मिला वो बचेगा या नहीं, वो बताइए। तो मैं दोनों बातों पर आता हूं। देखिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन तीनों का आकलन हमने जो किया वो उसका उल्टा हुआ। और छत्तीसगढ़ के आकलन के बारे में तो किसी सर्वेयर में भी नहीं बताया था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस हार रही है, लेकिन ये हुआ। ये क्यों हुआ? सबको पता है कि 15,000 शिकायतें ईवीएम की चुनाव आयोग के पास हैं। सबको पता है कि ईवीएम को 6 महीने तक उसके सबूत एविडेंस रखे जाते हैं, लेकिन या इस बार उनको पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया गया है ताकि कोर्ट में हम जाएं तो हमारी चोरी पकड़ी ना जाए। तो इसके बीच में किसी एनालिस्ट का कोई चीज सही हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता, कोई कह नहीं सकता। दूसरी बात है कि एनालिस्ट जनता की नब्ज को पकड़ने की कोशिश करता है, वो न तो ज्योतिष, वो न तो कोई ऐसी बात है। फाइनल तो जनता है, क्योंकि किसी ने क्या पिछले लोकसभा चुनाव में कहा था कि बीजेपी को 300 पार सीटें आएंगी? कोई भी सर्वे नहीं कहा था। किसी ने कहा था कि इस तरीके से इस बार छत्तीसगढ़ में लोगों को बीजेपी जीत जाएगी? किसी ने नहीं कहा था। तो जनता उम्मीद से अलग परिणाम देती है, ये एक महत्वपूर्ण बात है और हम लोग उसका विश्लेषण करते हैं। दूसरी बात है कि कांग्रेस की क्या है क्षमता और क्या कर सकती है। आप देखिए, इस बार जैसे कर्नाटक से शुरू कीजिए, बीजेपी की बहुत बुरी हालत है, बीजेपी छोड़कर लोग कांग्रेस में जा रहे हैं। पूर्व मंत्री जा रहे हैं, वर्तमान सांसद जा रहे हैं, वर्तमान विधायक जा रहे हैं, यहाँ तक कि तेजस्वी सूर्या के कंस्टिट्यूएंसी से भी अब बड़ी संख्या में लोग बीजेपी छोड़कर कांग्रेस जा रहे हैं। पूरी हवा दिख रही है। तेलंगाना दिखा चुका कि कांग्रेस जहां कोई संगठनात्मक आधार नहीं था, कांग्रेस ने विधानसभा में वापसी की और लोकसभा में कोई नहीं है टक्कर में। तेलंगाना में यह हाल है। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, विधानसभा चुनाव भी साथ हो रहे हैं और वहां जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ बस उनकी बहन शर्मिला रेड्डी खड़ी है और सारा जो लोग छोड़ करके आ रहे हैं वो कांग्रेस में आ रहे हैं, किसी और पार्टी में नहीं जा रहे हैं। इसके बावजूद कि बीजेपी ने चंद्रबाबू नायडू से अलायंस कर रखा है। ये तीनों स्टेट जो हैं बहुत जबरदस्त तरीके से सीन बदल रहे हैं कांग्रेस के फेवर में। इसके बाद आप आइए बिहार में कहानी उलट चुकी है। नीतीश कुमार का वोट बैंक आधा हो गया है। नीतीश कुमार या बीजेपी जो सहयोगी और उनके सहयोगी दल हैं, बीजेपी तो 17 सीटों पे लड़ रही है। मैं बीजेपी के लिए 13 सीटों का 12 सीटों का आकलन करता हूं कि वो जीतेगी अपने दम पर बिहार में। और बाकी सहयोगी दल में मैं कह रहा हूं कि उपेंद्र कुशवाहा जीत जाएंगे, मैं कह रहा हूं जीतन राम मांझी जीत जाएंगे। 13-2-15 होता है। इसके बाद जेडीयू की 16 में से 2 से ज्यादा सीटें नहीं आ रही हैं और 15-2-17 हो गया और एलजेपी एक भी सीट नहीं जीत रही है। आप समझ लीजिए जो चिराग पासवान है वो भी हार रहे हैं। तो ये 17 सीट के अलावा 13-2-15 सीट हुआ या 17 गिनने में जो भी मेरे से गड़बड़ी हो रही है, बाकी सारी सीटें जो हैं 23 या 25 वो जा रही है इंडिया अलायंस के पास। ये बड़ा परिवर्तन दिख रहा है बिहार में।
इसके बाद बंगाल में अलग अलग बयान हैं, लेकिन बीजेपी का संगठनात्मक ढांचा कमजोर हो चुका है। विधानसभा चुनाव के बाद बड़े बड़े नेता टीएमसी में वापस चले गए, बाबुल सुप्रियो तक वापस आ गए, यहाँ तक इनको उम्मीद मिल रहा है। ये हालात हो गए हैं बीजेपी के, तो वहां पर बीजेपी घट रही है, लेकिन हाँ कांग्रेस बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिर भी 3 से 4 सीटें कांग्रेस उम्मीद कर सकती है इस बार बंगाल में। इस तरीके से हम राजस्थान की बात कर रहे हैं, आप लोग ही हमें बता रहे हैं कि राजस्थान में 12 से 15 सीटें इंडिया अलायंस और कांग्रेस जीत सकती है। क्या हनुमान बेनीवाल हार जाएंगे? क्या वो सीपीएम के रैली अमरा राम जी हार जाएंगे? ये हारने वाले नहीं है। चूरू से क्या राहुल कस्बा हार जाएंगे? दिख रहा है बीजेपी की सीटें घटती दिख रही हैं, तो इसलिए हम हवा में बात नहीं कर रहे हैं, हम सच्चाई बयां कर रहे हैं और सच्चाई बताने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच में जब बोलने लगता हूं तो दर्शकों की प्रतिक्रियाएं रुक जाती हैं, स्क्रीन पर दिखाना काम नहीं कर पाता हूँ हाथ से, क्योंकि बोलने पर ध्यान होता है। अब मैं ओम सैनी जी के पास आना चाहता हूँ इस पृष्ठभूमि में, और दर्शकों की संख्या में आपको 1541 सुपुर्द कर रहा हूँ। ओम सैनी जी जी। देखिए, अगर एक एक सीट का विश्लेषण करें तो 25 सीटों का विश्लेषण करने में वक्त लगेगा, लेकिन मोटे तौर पे कह सकते हैं कि टोंक सवाई माधोपुर, दौसा लोकसभा, सीकर, झुंझुनू, नागौर, कोटा, डूंगरपुर बांसवाड़ा और जयपुर ग्रामीण से छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी इसका आकलन दोबारा करना पड़ेगा। ये तो ऐसी सीटें हैं जो पहले से संभावित सीटों में है, जिनमें कि कांग्रेस ने विधानसभा के चुनाव में अपनी ज्यादा वोट हासिल किए हैं। तो बाकी जो चल रहा है, देखिए नागौर से हनुमान बेनीवाल बिल्कुल साफ हो गए कि सब वही लड़ रहे हैं, तो वो कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब ज्योति मिर्धा के लिए ये प्रॉब्लम हो गई। अमराराम वहां से लड़ रहे हैं सीकर से, तो इसमें भी कोई, क्योंकि यहाँ पर भी ये था कि कौन लड़ रहा है, तो आज अमराराम लड़ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसी तरीके से आप ये जो बांसवाड़ा वाली सीट है, इनको आप अभी छोड़ दीजिएगा जब तक नाम साफ नहीं आए। तो मेरा ख्याल है कि जो मालवीय छोड़ के गए थे, जो गहलोत सरकार की उसमें एग्जीक्यूटिव मतलब कैबिनेट मिनिस्टर थे, वो उनको बड़ा कमजोरी महसूस हो रही है कि कैसे मुकाबला किया जाएगा। ट्राइबल्स में जबरदस्त क्रेज पैदा हुआ है कांग्रेस को लेकर के, जो ट्राइबल्स बहुत नाराज थे कांग्रेस से और पहले बीजेपी की तरफ गए, तो बीजेपी से निकल करके अपनी पार्टी बनाई, तो पार्टी बनाने के बाद में उन लोगों ने जो गठबंधन बनाया है कांग्रेस, तो इंडिया गठबंधन को इसका बहुत बड़ा लाभ मिला है। पहले कांग्रेस गठबंधन से एहसास क्या करती थी कि गठबंधन नहीं चाहिए, बड़ा अहंकार कि हम अकेले लड़ेंगे, लेकिन इस बार कहीं पर भी अहंकार का सिलसिला नहीं। हनुमान बेनीवाल से आपका समझौता है, साथ साथ में सीपीएम से आपका समझौता है, तो ये अच्छा दृश्य बन रहा है। अलवर और भरतपुर वाली जगह भी उतना वो नहीं है। और देखिए, अलवर भरतपुर वाला इलाका जो है, उसके अंदर अगर सचिन पायलट और अशोक गहलोत निकल जाते हैं एक साथ एक स्वर से, तो ये आप कल्पना नहीं कर सकते कि लोकसभा की सीटें कैसे कितनी आसानी से लोग हासिल करेंगे, क्योंकि यही टूट नजर आती थी। घोषणाओं के बावजूद वो एका नजर नहीं आता था जिसकी अपेक्षा लोगों को थी, लेकिन अब वो बात है ही नहीं। अब उस तरह का सिलसिला ही नहीं। अब तो ये है कि 25 में तो 25 आनी चाहिए, तो 25 ना आए, एक आध कम हो जाए, आदि का हम ज्यादा वो नहीं लेना चाहते, लेकिन ये तय है कि 15 से कम सीटें तो आज की तारीख में अगर चुनाव हो जाता है तो कोई कांग्रेस को रोक नहीं सकता कि किस तरीके से कांग्रेस विजय हासिल करेगी। जी जी सैनी जी, आप तो राजस्थान में बैठे हुए हैं और चीजों को देख रहे हैं। हमारे राजस्थान के दर्शक भी बहुत उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं। मुझे तो सारी प्रतिक्रियाएं दिखाने का मन होता है, लेकिन क्या करूं, मैं भी विवश हूं, मजबूर हूं। इतनी प्रतिक्रियाएं कि स्क्रीन पर दिखा नहीं सकता, बोलना तो बहुत दूर की बात है। फिर भी मैं कुछ कुछ चुन करके एक दो प्रतिक्रियाएं लेता हूं। बैजनाथ प्रसाद जी लिख रहे हैं कि प्रेम जी, बहुत प्रफुल्लित होता हूं आपको देख सुनकर, कभी मुझसे फोन पर जुड़े, आपका लाइव सबसे अलग है। बहुत बहुत खुश हुआ, प्रसन्नता हुई बैजनाथ प्रसाद जी। फोन पर क्या, हम लोग तो आम आदमी हैं, कभी भी फोन लगा सकते हैं, बात हो सकती है। इसके अलावा देखिए, गाढ़वी जी लिख रहे हैं हर राज्य में माहौल यही है, 50-50। इसी तरीके से
रिचर्ड जी लिख रहे हैं, रिचर्ड मचाड़ू, प्रेम जी यू आर शोइंग कमेंट्स ऑन स्क्रीन इनकरेजेस अस टू पार्टिसिपेट इन योर डिबेट्स। ये हमारा उत्साह बढ़ा रहे हैं कि हम दर्शकों को शामिल कर रहे हैं, और कई लोगों ने, कई चैनल्स अब इसका अनुकरण भी कर रहे हैं कि वो भी स्क्रीन पर दर्शकों को दिखाएं। ये चूंकि एक पार्टिसिपेशन होता है, बहस को दिशा भी मिलती है, ये भी दिखता है। मैं आता हूं मीनू जैन जी से के पास, बहुत देर से नहीं आया हूं। मीनू जी, क्या लगता है ये जो दर्शक बोल रहे हैं, वो दर्शक बोल रहे हैं, और जमीन से जो ओम सैनी जी बोल रहे हैं राजस्थान की धरती से, और जो दृश्य बोल रहे हैं, जो एक टुकड़ा हमने दिखाया, और उसके बाद जो कहानियां सामने आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी में किस तरीके से मुश्किलात हैं, इन सब को देखते हुए, और इस बार सचिन पायलट और अशोक गहलोत अपने लिए नहीं विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इस बार राहुल गांधी इंडिया गठबंधन अपने कॉमरेड को जिताएंगे, या फिर बेनीवाल जी को जिताएंगे, बेनीवाल जी कांग्रेस को जिताएगी, और सेंटर में बीजेपी के खिलाफ एक अलग किस्म का एक माहौल बन रहा है। इसको थोड़ा सा एनालाइज करिए। जी हाँ, आपने कर ही दिया एनालिसिस कांग्रेस की तरफ से, तो कि शायद अच्छे से यूनाइटेड ना भी हो तो एक दूसरे की काट नहीं करेंगे कांग्रेस के जो खेमा है उसमें। लेकिन जैसा कि हमने विधानसभा चुनाव में भी देख रहे थे, तो भाजपा में चारों तरफ वहां गुटबाजी बहुत ज्यादा थी, और उसके चलते ये उम्मीद की जा रही थी कि भाजपा को करारी शिकस्त मिलेगी। वसुंधरा के बारे में कहा जा रहा था, शेखावत के बारे में कहा जा रहा था कि उन्होंने अपना एक अलग गुट बना रखा है, अलग अलग, मतलब वहां पे गुटबाजी बहुत थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो गुटबाजी उस वक्त तो सफल नहीं हो पाए ये लोग, जो अपने अपने हिसाब से, ये जो इसका रंग जो है अब ये दिखाई देगा इसमें, आपके लोकसभा के चुनाव में, इसमें यहाँ इसका रंग दिखाई देगा। और डेफिनेटली जो पूछ रहे हैं अर्जुन राम मेघवाल वाली सीट के बारे में, मैं पूछूंगा थोड़ी देर में, आप इंतजार कीजिए, मैं ओम सैनी जी के पास आऊंगा, लेकिन मीनू जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी हाँ जी, हाँ जी। तो जो उनकी गुटबाजी है, देखिए रंग तो वो अपना असर तो जरूर दिखाएगी। अब इसमें वो लोग कितना रोक पाते हैं, कितना नहीं रोक पाते हैं, बता रहे हैं कि भाई टिकट बदल दिए गए हैं। अब ये टिकट बदलना, देखिए ये तो ना, तीर चल गया तो तीर नहीं तो तुक्का होता है, कि कई बार वो टिकट बदलना लड़ जाता है एंटी इनकम्बेंसी से, और कई बार नहीं लड़ता है। तो ये तो जनता के मूड पे निर्भर करता है। लेकिन जो जनता का मूड जो बता रहा है, जो ओम सैनी जी ने भी बताया और जो आपकी दर्शक भी बता रहे हैं, तो उससे ऐसा लगता है कि मामला अभी इतना आसान नहीं है भाजपा के लिए, कि वो इसको विधानसभा की तरह ना ले, ना समझे। जनता अपने मुद्दों पे आ रही है, और उनको, मुझे तो ये लग रहा है कि जो अपने दर्शक भी कह रहे हैं कि जनता शायद अपने पुराने निर्णय को, जो उसने 2 महीने पहले लिया था, उसको रिव्यू कर रही है, और उसको रिव्यू कर चुकी है। वो उसको क्या रिव्यू किया है उसने, वो अपनी, अब आपके जो इलेक्शन आएंगे उसमें वो दिखाएगी। तो मुझे तो यही लग रहा है। मैं जो अभी ये भारत जोड़ो यात्रा की जो बात कर रहे हैं, और मैं राजस्थान इलेक्शन के समय भी वहां पे थी, तो काफी पॉजिटिव मुझे वहां पे था माहौल जो था, ये योजनाओं को लेके, जो जिसको लाभार्थी योजना कह दीजिए, भाई मोदी जी की जो लाभार्थी योजना है, वो अशोक गहलोत की भी लाभार्थी योजनाएं थी। मतलब जो एक वेलफेयर स्टेट की जो योजनाएं होती है, अशोक गहलोत ने बहुत सारी योजनाएं चलाई थी, वहां के लोग बड़े खुश थे। इवन जो एक जो संघ के ही बड़े पदाधिकारी जैसे थे, उनसे मेरी बातचीत हुई, तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि जी ये जो 50 लाख वाला चिरंजीवी योजना दिया है, ये तो मास्टर स्ट्रोक है। तो मैंने कहा ईश्वर ना करे कभी जरूरत पड़े आपके पड़ोसी को या किसी को, तो बोले हाँ लाभ तो लेंगे। मैंने कहा वोट किसको देंगे? बोले वोट देखिए हमें तो भाजपा को देना ही पड़ेगा, अगर हम संघ में ना होते तो हम जरूर गहलोत को वोट करते इस बार। तो वो जो योजना है, देखिए खाटी जो एक विचारधारा से इतने कट्टर व्यक्ति के मन में अगर उस योजना को लेके कोई एक भावना है, तो आम आदमी के मन में तो होगी। सभी कहते थे कि भाई पैसा खर्चा बच गया हमारा, तो सबसे ज्यादा खर्चा हमारा तो इसमें ही होता था, दवाई में और इसमें। और जो कोविड के दौरान इनका एक प्रबंधन था अशोक गहलोत सरकार का, जिसको कि जनता विधानसभा के समय भूल गई, वहां बहुत जबरदस्त प्रकार का, वहां पे सबसे बढ़िया, आपको याद होगा सबसे पहले भीलवाड़ा में आउटब्रेक हुआ था, और फिर भीलवाड़ा मॉडल के नाम से वो दुनिया में प्रसिद्ध हुआ था।
हैंडलिंग जो उसकी हुई थी, लेकिन जनता उस वक्त भूल गई। अब देखते हैं कि जो नए मुख्यमंत्री आए हैं और नए निजाम में उनको कैसा महसूस हो रहा है और क्या क्या उनका वापस छीन लिया गया है और छीन लिया जाएगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव होते ही तो और भी बहुत कुछ छीना जाएगा उनसे वापस, जो गहलोत सरकार दे रही थी। तो अब देखते हैं कि क्या निकल के आता है। जी मैं सुरेंद्र दुबे सर के पास आऊं उससे पहले वो छोटा सा सवाल है दर्शक का ले लेता हूं। जी ओम सैनी जी, वो बताया जाए कि क्या है। देखिए, अर्जुन राम मेघवाल का अपना दबदबा तो रहा है। उन्होंने 14 में, 19 में और जिस तरीके से केंद्र में वो कानून मंत्री के रूप में काम करते रहे हैं, तो उनका एक मेघवाल कम्युनिटी में तो है, लेकिन गोविंद राम मेघवाल जो उनके सामने कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनकी जो भाषण शैली और साथ साथ में काम करने का तरीका अशोक गहलोत की गवर्नमेंट में बहुत प्रभावी रहा है। वो खाजूवाला से विधानसभा का चुनाव हार गए थे, लेकिन अब स्थितियां जैसी बनी हुई है तो हो सकता है कि देखिए, और उस कॉन्स्टिट्यूंसी में ठाकुर हैं, मेघवाल हैं और साथ साथ में माली हैं, यही प्रभावी हैं इन कम्युनिटी। तो ठाकुरों का अर्जुन मेघवाल के साथ में जाना इसलिए नहीं नजर आता मुझे कि देवी सिंह भाटी बेहद खफा है इनसे, तो ठाकुर जमात को रिप्रेजेंट करते हैं। वो उनका जो ग्रांडसन है वो एमएलए है, भारतीय जनता पार्टी से इलेक्ट हुआ है, तो उनकी खामोशी है। अगर वो साथ में नहीं जुड़ते तो ठाकुरों के वोट अर्जुन राम मेघवाल को उस तरीके से आते ही नहीं हो सकते जैसे उन्होंने मैनेज किए हुए थे। 14 में और 19 में बात बहुत अलग थी, लेकिन अब जो परिवर्तन की हवा का सा एहसास होता है तो उसमें उनको काफी मेहनत करनी पड़ रही है। और मेघवाल, गोविंद राम मेघवाल जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनकी उनकी जो भाषण शैली है वो लोगों को बड़ी प्रिय लगती है और वो बड़े सलीके से चीजें समझाते हैं। उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी बेहतर रहा है, स्नातकोत्तर है, पीजी किया है उन्होंने। तो मेरा ख्याल है कि कांटे की लड़ाई है, वो इतनी सहज नहीं है। अर्जुन राम मेघवाल अगर पराजित हो गए तो समझिए कि फिर राजस्थान में 0 रहेगा भारतीय जनता पार्टी। और अगर अर्जुन राम मेघवाल ये होते हैं तो मुझे लगता है कि 50% के चांसेस बनते हैं। ये इसको एक आधार बनाया जा सकता है। तो इससे ज्यादा बेहतर कंटेस्ट कहीं नहीं होगा जैसा यहाँ होगा। अच्छे तरीके से आपने बताया। अर्जुन राम मेघवाल प्रतीक वाले हैं और एक ऐसी सीट है, अगर वो हार जाते हैं तो समझिए बीजेपी पूरे राजस्थान में साफ है, उनका हारना इतनी बड़ी घटना होगी। और अगर वो जीत भी जाते हैं तब भी बीजेपी 50% तो साफ हो ही रही है, ये कह रहे हैं। तो एक और प्रश्न था कि 2 निर्दलीय आख्या और एक दूसरे को मना लिया, तो रविंद्र बाड़मेर को क्यों नहीं मनाया गया, भजनलाल ने क्यों नहीं मनाया, ये प्रश्न है जी। देखिए, संभवतः जो उनका पिछला लगाव रहा है वो शायद वसुंधरा जी से ज्यादा रहा है, भाटी जी का, क्योंकि वसुंधरा जी राजपूत कम्युनिटी के साथ में बहुत गहरे संबंध उनके रहे और उनको वो प्रोटेक्ट भी करती रही हैं जहां जहां जरूरत थी उनको टिकट दिलाने में और उनको इलेक्शन लड़वाने में। क्योंकि उनका शैली कुछ ऐसा ही रहा कि वो जिन जिन लोगों के टिकट की वकालत करते थे उनका सब कुछ वही देखती थी, तन मन धन से उनकी वो क्या कहते हैं उनकी मदद करते थे। अभी भी रविंद्र सिंह भाटी को इसीलिए शायद वंचित रखा गया हो कि उनका पुराना लगाव उनके साथ में है। और बहुत से लोगों को जिनका लगाव उनके साथ में रहता था, यूनिस खान उनको टिकट नहीं दिया था विधानसभा के चुनाव में और वो अपनी इंडिपेंडेंट लड़े और लोग से जीत गए। ये तो वसुंधरा जी का अपना दबदबा है, उनका अपना काम करने का तरीका रहा है जिसको कि आसानी से, क्योंकि ये वसुंधरा के पास में तो पहली चीफ मिनिस्टर ऐसी बनी जो कि भारतीय जनता पार्टी के 120 लोग एक विधानसभा में इलेक्ट होकर के आए, वरना भैरव सिंह शेखावत जब तक रहे तो कोलिएशन से ही गवर्नमेंट बनी उनकी जदयू बनी। तो उनका वर्चस्व अलग से है और उनको ये साइडलाइन करना चाहते रहे, खामोश करना चाहते रहे, वो हुआ है। और दुष्यंत को जैसे टिकट दिया है उसके बाद में वसुंधरा जी कुछ ज्यादा बोलती नहीं है, लेकिन उनके जो जिन लोगों की वो मदद करना चाहती है उनकी मदद वो करेगी। और भाटी का जो इंडिपेंडेंट लड़ना है तो समझिएगा कि कुछ ज्यादा गुल खिलाएगा कि यहाँ पर इंडिया गठबंधन को भी मुश्किल हो सकती है और एनडीए को भी मुश्किल हो सकती है। जी जी सुरेंद्र दुबे सर, आपसे हमारे दर्शक नंदलाल जी यादव जी सवाल कर रहे थे कि मायावती जी
एक पार्टी की नेता रह गई हैं या अब भी वो सभी समाज उनको स्वीकार करते हैं? एक बड़ा सवाल, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ नहीं, ये पूरे देश से जुड़ा हुआ सवाल है। मायावती जी के बारे में माना जाता है कि उनका वोट बैंक हर राज्य में कुछ ना कुछ है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके नाम से आपके लिए किया गया है जी। देखिए प्रेम कुमार जी, पहले तो मैं आपके जो दर्शक हैं जितने पिन पॉइंटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो मैं उनकी सराहना करना चाहूंगा। इससे लगता है सब बड़ा पढ़ते लिख नहीं बताई है सर, 1670 1300। अरे बस फिर आ गए, हम आगे नहीं, मैं देख रहा था कि जो क्या कहते हैं, ओम सैनी जी से पिन पॉइंटेड सवाल, उतनी जानकारी शायद बहुत से पत्रकारों को नहीं होती जो सवाल कर रहे थे। और हमसे भी जो मायावती का सवाल कर ले, इससे लगता है कि आपके यहाँ जो दर्शक जुड़ते हैं बड़े पता एजुकेटेड हैं, बड़ी उनके पास जानकारी और बड़ा कुतूहल है जानने के लिए, और शायद हमारे ऐसे पत्रकारों के बारे में उनकी राय कुछ अच्छी है तो सोचते हैं इनसे पूछे तो ये हमको सही बात बताएंगे। तो पहले मैं इनका जवाब दे देता हूँ, फिर राजस्थान पर आता हूँ। देखिए मायावती जी, अब आप निश्चित मान लीजिए कि वो अब पराभव की ओर ही है। पहले वो ग्रीन रूम में थी 2022 के विधानसभा चुनाव में, और अब वो नेपथ्य में चली गई हैं। वो नेपथ्य कितनी दूर है ये सर, आपको रोकने का टोकने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन खबर मुझे बेचैन कर देती है। अशोक सक्सेना जी ने जो लिखी है, इसमें आखिरी लाइन बड़ा महत्वपूर्ण है कि सी वोटर का सर्वे आया है, भाजपा 0 है, कांग्रेस गठबंधन 20/20 केरल में, और तमिलनाडु इंडिया गठबंधन में 39/39, यानी सारी सीटें इंडिया गठबंधन ले रहा है सी। और दिल्ली में इंडिया गठबंधन 7 में 7 सीटें ले रहा है, और उसके बाद कुछ समय बाद डिलीट भी कर दिया, ये भी बता रहे हैं अशोक सक्सेना। अब ये खबर मैं कैसे नहीं बोलता, आप बताइए, मुझे क्षमा के साथ रुकना पड़ा जी। नहीं, बिल्कुल आपने बता दिया। देखिए, जिस दिन से अरविंद केजरीवाल जब से जेल में चले गए हैं और जेल से सरकार चला रहे हैं, तो मैं आपके अलावा कई चैनल्स पर ये कह चुका हूं कि वहां 7 सीट गई और पंजाब के बारे में भी सोचे, केरल के बारे में जो भी जानकारियां हैं बिल्कुल सही हैं। और अगर वो कह रहे हैं कि वो डिलीट कर दिया है तो डिलीट कर दिया गया होगा। जो खबर दबाने का, रोकने का, भटकाने का उनका अपना तौर तरीका है। लेकिन वो ये लोग भूल जाते हैं, सत्ता पक्ष के लोग, कि जनता जब अंगड़ाई लेती है तो फिर खबर और नो खबर, फिर सबकी खबर लेती है। तो इस समय जनता सबकी खबर लेने के चक्कर में वो अपनी खबर के बारे में बहुत चिंतित नहीं है। मैं अपने दर्शक जिन्होंने पूछा मायावती के बारे में, तो मैं उनको बता रहा था कि बहुत नेपथ्य में भी बहुत दूर चली गई हैं, और जो भी उनकी अपनी मजबूरी है मैं बार बार कहता हूं, और चूंकि कोई खंडन नहीं आता है तो हम सही मानते हैं कि वो बुरी तरह से शिकंजे में कसी हुई हैं, और उनकी उम्र अरविंद केजरीवाल की तरह जेल जाने लायक नहीं रह गई है। इसलिए शायद उनको ये लगता है कि भाई अब जैसा भी है हम अकेले चुनाव लड़ते हैं और उसका कुछ फायदा तो बीजेपी को मिलेगा। हाँ, इस सब के बावजूद, क्योंकि चूंकि उनका जो दलित वोट बैंक है वो भी चौकन्ना हो गया, वो मायावती जी के इस गेम को समझ रहा है, और जो दलितों में पढ़ा लिखा लड़का है वो बहुत तेजी से समझ रहा है कि बहन जी जो है खेला अपना कर रहे हैं, हमारे साथ खेल कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मायावती अकेले चुनाव लड़ेगी और वो बीजेपी के बहुत दबाव में है। उन्हीं को उनकी गतिविधियों से फायदा होगा, नहीं होगा तो मैं इसको दलित वोटर्स की बहुत बड़ी इंटेलिजेंस मानूंगा कि जानते हुए उन्होंने सही ढंग से निर्णय लिया और बीजेपी को वोट नहीं दिया। अब आते हैं राजस्थान पर। देखिए, ओम सैनी जी सीट टू सीट जितना बढ़िया विश्लेषण कर लेते हैं, मैं बहुत से चैनल्स पर आता जाता रहता हूँ, मुझे लगता है कोई अन्य पत्रकार और विश्लेषक इस ढंग से विश्लेषण नहीं कर पाता है। तब उनकी किसी जानकारी को तो मैं चैलेंज नहीं कर सकता हूँ।
वैसे भी चूंकि राजस्थान मेरी कर्मभूमि कभी नहीं रही है, तो बहुत ग्राउंड रिपोर्ट का वो नहीं है। मैं साल भर करीब जोधपुर में जरूर रहा हूं, तो उसका थोड़ा सा मैं आइडिया है। तो वो जो कह रहे हैं, लेकिन मैं उसको दूसरे ढंग से देख रहा हूँ। पिछले चुनाव में लोग कहते हैं कि राजस्थान में आप लोग कह रहे थे कांग्रेस जीत रही, हम लोग कह रहे थे, ये बात सही है। और मैं उसको ईवीएम फीवीएम कोई कारण नहीं ढूंढता हूँ, मैं ढूंढता हूँ उसमें कारण अशोक गहलोत और सचिन पायलट को, जो दोनों का झगड़ा एक लंबे अरसे तक चला और उसने पार्टी को बिल्कुल स्लाइस की तरह काट दिया। उसका नुकसान हुआ। बहुत अच्छे काम अशोक गहलोत ने किए, लेकिन नुकसान हुआ। अभी मैं आपके फ्रेम में अशोक गहलोत और सचिन पायलट को जब हाथ जोड़े खड़ा देख रहा हूं, तो मुझे लगता है कि जनता से कह रहे हैं कि अब हमको माफ कर दो, बहुत हो गया, अब हमको अपनी हैसियत समझ में आ गई है। अरे भाई, लड़ोगे तब जब सत्ता में रहोगे ना। अब दोनों समझ में आ गया होगा कि कांग्रेस थी तब क्या जलवा था, अब नहीं है तो क्या है। तो हमें लगता है वो लोग क्षमा एक तरह से मांग रहे हैं, और मुझे ऐसा भी लगता है कि जनता ने उनको मतलब स्वीकार कर लिया कि हाँ यार, अब ये क्षमा मांग रहे हैं, तो चलो चलते हैं, इन्हीं खेमे में चलते हैं। दूसरा, जो बीजेपी का नाराज खेमा था, उसको लग रहा था कि विधानसभा में जो कुछ उसके साथ जातियां हुई, स्पेशली जैसे वसुंधरा राजे के देखे, वहां एक बहुत बड़ी ताकत है। तो अब कोई भी नेता, चाहे कांग्रेस का बीजेपी का, सिर्फ इसलिए आपके साथ नहीं बना रहेगा कि आप मौज मारे, उसका कैरियर चौपट हो जाए। भाई, आप उनका जो वसुंधरा राजे का क्या कैरियर चौपट कर सकते हैं? जो चौपट कर सकते हो तो आपने कर ही दिया ना। अन्य जो भाजपा नेता, उनका भी आपने काम लगा दिया। तो अगर मोदी जी सब काम अपने हिसाब से कर रहे हैं, वो सर चौतरफा बैटिंग कर रहे हैं, वो उसको भी किनारे कर रहे हैं जिससे खतरा है, और उसको भी किनारे कर रहे हैं जो उनके बराबर कभी आगे पीछे खड़ा हो सकता है या किसी से नाराजगी है। मुझे लगता है ये इस बार गहलोत और सचिन पायलट दोनों को जनता माफ कर सकती है, और ये दोनों वहां काफी प्रभावी है। और अगर ऐसा होता है तो सैनी जी की बात सही हो सकती है कि 25 में कुछ भी हो सकता है। और मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों की बात से कि इट में बी एनी फिगर बिटवीन 20 to 25। जी 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 मैं आना चाहता हूँ मीनू जी के पास। खबर एक लगातार हमारे दर्शक बता रहे हैं कि कर्नाटक में ऐसे ही एक सर्वे में, जिस सर्वे का मैं जिक्र कर रहा था, बीजेपी की बुरी हालत है। और इसको देख करके उनके हिसाब से तो अंधभक्त बहुत परेशान है कि कर्नाटक में ये बुरा हाल है, वो भी सर्वे में। मैं वो स्क्रीन ब्रेकिंग न्यूज बोल करके, स्टॉक्स फॉर कॉमन पीपल, ये है कर्नाटक का सर्वे में जुमला को सिर्फ 10 सीट मिल रही है। ये खबर सुनते ही अंधभक्त बेहोश हो गए। गोबर एंड गो वगैरह वगैरह, मैं उन शब्दों में नहीं जाता, लेकिन फिजा तो दिख रही है। मैं जो जिस विश्वास के साथ बोल रहा हूँ, हमारे दर्शक हमसे पूछ रहे थे कि आपका क्या आधार है, होता क्या है मीनू जी, और अपने दर्शकों को भी बताता हूँ कि मैं कोई सर्वेयर हूं नहीं, मैंने सर्वे किया भी नहीं है कि उस आधार पर बताऊं। लेकिन जितनी सर्वे करने वाली टीम है ना, उनके बीच काम करने वाले लोग जो है वो हमारे साथी होते हैं, समझे। वो लोग बताया करते कि ये हो रहा है और ये दिखा रहे हैं, तो वो हमारा सबसे बड़ा सोर्स होता है। तो वो स्रोत के जो है, सोर्स है, उसके आधार पर ही हम बात करते हैं इतने विश्वास के साथ। जहां तक सर्वे की बात है सीटों, इसके अलावा सिम्टम्स है, समीकरण है, जातीय समीकरण, धार्मिक समीकरण, मुद्दा, रैली, भारत जोड़ो यात्रा, मोदी की रैली, तमाम चीजों को हम लोग देखते हैं, तब बताते हैं। जी मीनू जी, आखिरी कंक्लूड कर दीजिए आप इस चर्चा को। कर्नाटक पे करूं? हाँ, कर्नाटक नहीं, आप पूरी चर्चा को राजस्थान। अच्छा, हाँ, वही मैंने कहा आपका सवाल कर्नाटक पे था, राजस्थान में। देखिए, अभी सर्वे वगैरह का तो देखिए, मैं अभी तो बहुत जल्दी है कि सर्वे की बातों पे विश्वास कर लेना। और सर्वे का अधिकतर ऐसा होता है कि दिखाते कुछ है और निकलता कुछ है। अक्सर हो जाते हैं एक या दो ही सर्वे ऐसे हैं जो कुछ कुछ सच्चाई के नजदीक निकलते हैं या कुछ नब्ज पे हाथ रख लेते हैं। मैं तो सबसे ज्यादा मानती हूँ ग्राउंड रिपोर्ट से,
जैसे इस वक्त राजस्थान को समझे तो इस टाइम हम सबके बीच में सैनी जी वहां से बोल रहे हैं। तो सैनी जी अगर सारे में ना भी गए हो, पूरे राजस्थान में ना भी घूमे हो, तो एक तो लोकल फील होती है, एक लोकल उनके संपर्क नेटवर्क होता है, उसके जरिए वहां की सब उनको जो हालात चल रहे होते हैं वो सब की थोड़ी बहुत हवा उनको खुशबू आती रहती है, पता रहता है कि भाई माहौल क्या चल रहा है, माहौल क्या है जिसको बोलते हैं। तो वो चीज सैनी जी की माने। और फिर आप ग्राउंड रिपोर्ट भी देखिए, बदल रही है फिजा। आप देखिए ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मुद्दा आया है, अभी आपके एक दर्शक ने उसपे कमेंट भी किया था, वो रह गया आपको दिखाने से। उसने कहा था कि गांव-गांव में पहुंच गई है इलेक्टोरल बॉन्ड की बात। आप ये ना समझे कि पब्लिक बहुत शौक में है, ये वर्ड लिखा था उसने कि ये उसमें क्या हुआ है, जो मोदी जी जिस विश्वसनीयता की चाल चरित्र चेहरा और ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उसमें इस तरीके का निकल रहा के आ रहा है कि एक देश का प्रधानमंत्री और उसकी सरकार रंगबाजी कर रहे हैं, हफ्ता वसूली की सरकार चल रही है। मतलब जो कॉर्पोरेट है, बड़े औद्योगिक घराने, उनकी बाह मरोड़ के उनसे पैसा उगाही की जा रही है। तो ऐसा तो इस देश के लोकतंत्र में हुआ नहीं है। चंदा हमेशा से देते आए हैं कॉर्पोरेट राजनीतिक दलों को, ऐसा नहीं है, सभी राजनीतिक दलों को देते आए हैं। पर इस तरीके से उनकी बाह मरोड़ के, धौंस दिखा के, ईडी का डर, आईटी का डर, सीबीआई का डर दिखा के, वो ये पहली बार हुआ है। इसी तरीके से ये राजनीति में भी हो रहा है। विधायकों को, सांसदों को सीडी का, ईडी का, आईटी का डर दिखा के या फिर पैसे का लालच देके उन्हें भाजपा में लाया जा रहा है। ये भी पहली बार हुआ है इतने बड़े पैमाने पे। तो एक जनता जो है, आप और ऐसा ही के सर आप जैसे चैनल्स ने निकाल दी है, जो हर वक्त सच्चाई दिखाते रहते हैं कि जो गोदी मीडिया दिखा रहा है उसके पीछे की असली तस्वीर आप लोग दिखा रहे हैं। तो उससे जनता को भी समझ में आ रहा है और जनता भी जागरूक हो रही है, उनको भी जानकारी मिल रही है कि एक्चुअली हो क्या रहा है और गोदी मीडिया क्या दिखा रहा है और न्यूज़पेपर क्या बता रहे हैं। वो कुछ नहीं बता रहे हैं जो यूट्यूब पे उनको सुनने को मिल रहा है, आप जैसे जो प्रोग्रेसिव लिबरल चैनल्स है जो बता रहे हैं। तो उसमें हम तो चाहते हैं कि लोकतंत्र की विजय हो इस चुनाव में भी, और जनता के बुनियादी मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाए, ना कि हिंदू मुसलमान नफरत और इधर उधर की बे बकवास चीजों के ऊपर कि विश्व गुरु है, युद्ध रुकवारियता, झूठ के ऊपर और नफरत के ऊपर चुनाव ना लड़ा जाए और ना ही जीता जाए झूठ और नफरत पे आधारित चुनाव हो जनता के मुद्दों पे कि कौन हमारे लिए, जनता सोचे समझे कि कौन हमारे लिए बेटर भलाई की काम कर सकता है, तो उसको जनता वोट दे और वही शासन करे। हम ये चाहते हैं। जी बिल्कुल मीनू जी, सवाल तो बहुत सारे दर्शकों के रह गए, स्क्रीन पर मैं दिखा भी नहीं सका, और ओम सैनी जी से भी बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, लेकिन मैं ओम सैनी जी को फिर अपने यहाँ आमंत्रित करूंगा जब इन सवालों के जवाब लूंगा, क्योंकि जो समय की प्रतिबद्धता है, मैं सबको बोलता हूं कि बस पौन घंटा में खत्म हो जाएगा, लेकिन ये 1 घंटा से भी ज्यादा हो जाता है। तो मैं सबसे, अपने गेस्ट से भी क्षमा मांगते हुए, और आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत आभार। सुरेंद्र दुबे सर आपका आभार, ओम सैनी जी आपका आभार, मीनू जैन जी आपका आभार, और तमाम दर्शकों का जो हमारे साथ लगातार जुड़े रहे। और 1700 पार संख्या हमारी स्क्रीन पे जा रही थी, अभी भी गिरते हुए 1558 पर टिकी हुई है, जबकि हम इजाजत ले चुके हैं। तो हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।